सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ महरूख शहरियार और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ पंच। अब ईरान के मामले पर बहुत देर हो चुकी है और आगे आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया गया है। ये स्टेटमेंट अब से थोड़ी देर पहले, चंद लम्हों पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है। यकीनी तौर पे इसको बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जा सकता। बड़ा स्टेटमेंट है और साथ ही साथ इसराइल और ईरान में जंग भी इस वक्त जारी है। ईरान के वो मिसाइल जिन्हें अब तक मंजर पर नहीं लाया गया, आज वो आयरन डोम जैसे निजाम के लिए खुला चैलेंज बन चुके हैं। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली दिफा के गुरूर को न सिर्फ तोड़ा है बल्कि अमरीकी जरीदों के अल्फाज में एरो मिसाइल सिस्टम की सांसें भी उखड़ने लगी हैं। ईरान 5 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा भी कर रहा है, लेकिन इसराइल की जानिब से अभी तरदीद की जा रही है। दूसरी जानिब इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को 33 साल से ईरान के एटम बम बनाने का वावेला मचाते सुना गया, लेकिन हमले के बावजूद भी वो फर्दो प्लांट को तबाह करने में नाकाम रहे हैं। इसराइल के साथ अमरीकी सदर भी ईरान को धमकियां देने लगे हैं। ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा कर दिया है। जवाब भी आ गया है। जरा सुनिए कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वाशिंगटन तल अबीब को खबरदार कर रहा है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने कार्रवाई की तो इसके नाकाबिले तलाफी नुकसानात भुगतने होंगे। रूसी नायब वजीर खारजा ने भी खबरदार कर दिया है कि इसराइल को अमेरिका की बराह रास्त फौजी मदद खतरनाक साबित हो सकती है। चीन ने भी अमेरिकी सदर को गैर जिम्मेदाराना बयानात पर आड़े हाथों ले लिया है। चीनी सदर ने जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ इस बयान को करार देते हुए कहा है कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। उनके इस बयान का मतलब क्या है? क्या चीन भी इस तनाज़े में अब शामिल हो रहा है और क्या ये तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील हो सकता है? बड़े सारे मामलात हैं, बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया है। तमाम तर सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमाद रोहिला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं। इसके अलावा IR एक्सपर्ट हैं उस्मान वड़ाइद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे ईरानियन जर्नलिस्ट मुर्तज़ा नकवी साहब। तमाम को वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी एहतशामुल हक साहब। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा है जिस तरह से इतना बड़ा बयान इस वक्त सामने आ चुका है और अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट करार दे दिया गया है। क्या लग रहा है अगले हफ्ते ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या सीज फायर भी हो सकता है या मजीद ये मामला तूल पकड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने मारूफ बातें की हैं और इससे पहले भी लगातार 2-3 दिन से कर रहे हैं, उसमें तो आपने देखा है अनकंडीशनल सरेंडर की भी बात की थी और उन्होंने साथ ये भी बात की थी कि बातचीत हो भी रही है और बातचीत जिस तरह हम चाहते हैं वैसा ही हो रही है और साथ वो धमकी भी दे रहे हैं कि ना हुई तो फिर हम इजराइल के साथ मिलकर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख लें अमेरिका में जितने थिंक टैंक हैं, अमेरिका में अखबारात, आज 2 स्टोरीज़ हैं न्यूयॉर्क टाइम की, वो ये कह रही हैं कि अमेरिका को इस जंग में ड्रैग किया जा रहा है और ये डेलिबरेटली नेतन्याहू ने किया है क्योंकि वो नाकाम हो गया अपने अहदाफ हासिल करने में। नतीजतन ये जो आप फर्डो नॉर्दर्न ईरान में जो एक उनका है बहुत बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ये बहुत ही मोस्ट फोर्टिफाइड न्यूक्लियर साइट है, उसको तबाह करने के लिए वो कहते हैं कि इनके पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स होने चाहिए वो नहीं है। अमेरिका को कहते हैं कि उनके पास है तो इस्तेमाल करें। तो एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि दुनिया देख रही है कि अमेरिका इस जंग में झोंका जा रहा है और ट्रंप साहब को कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। दूसरी तरफ मारूफ जो ज़्यादा परेशान कुन बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तीसरी आलमी जंग तो शायद इतनी जल्दी ना हो, लेकिन एक बात है कि इस वक्त भूचाल आया हुआ है मिडिल ईस्ट में। अभी कहा जा रहा है कि ये थिएटर जो है वॉर का ये बड़ा हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की नाम नहीं लिया जा रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। गल्फ़ स्टेट्स जो है ना, ख़ास तौर पे कहा जा रहा है अपने सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, इन लोगों के जो है ना इनकी बारी आ सकती है, इनको भी ट्रैक किया जा सकता है। तो जितनी तेज़ी के साथ सूरत हाल बदल रही है और जितनी तेज़ी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट बदलते चले जा रहे हैं, वहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है उनको लग रहा है कि जी इस वक्त अगर बात ना मनवाई ईरान से, घुट्टे ना टिकवाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ चाइना और रशिया का रिस्पांस अगर आप मुझसे पूछे तो बड़ा सबड्यूड है। एक सिर्फ जिस अंदाज से उनको खुल के बात करनी चाहिए उस तरह सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना, इस सारे मामले को देखते हुए तो एपरेंट लग रहा है कि अब जब कि आपने देख लिया आयतुल्लाह खमेनी ने कह दिया हम किसी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे, किसी सूरत में अपना इनरिचमेंट का प्रोग्राम उसको लो लेवल पे, ज़ीरो लेवल पे लेके जाएंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद ये कहा जा रहा है, अमेरिका में बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि ये हम बंकर बस्टर तबाह भी कर दें इनके फोर्टिफाइड जो इनकी न्यूक्लियर साइट है जो फोर्डा जो है, इसके बावजूद इसके न्यूक्लियर के प्रोग्राम को ईरान के हम
थोड़ा सा मारूफ डिले कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। वो कहते हैं आसमान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है 3000 साइंसदान काम कर रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास इतने टॉप के साइंसदान हो। ये ठीक है, उनकी मुश्किलात हैं, सारी दुनिया सैंक्शन की नज़र हुआ है, ईरान कुछ कर नहीं पाता, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने लाइफ एंड डेथ का मामला बना दिया है, 20 साल से प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो इसको रोकेंगे नहीं। ख़तरा इस बात का है कि अब ये डेस्परेशन में प्रेसिडेंट ट्रंप आप देख लें जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि ये वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे और नतीजतन सूरत हाल बहुत शायद मेरा ख्याल है हाथ से निकल जाए और उसके असरात बड़े खौफनाक होंगे। अब देखना यही है कि किस तरह की डील चाह रहे हैं। कुछ इतलात यहाँ पे सफारती ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जी इसको बैन चीज़ करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अमेरिका की बात रह भी जाए और नुक्ता नज़र जो है ना वो किसी हद तक ईरान का भी कबूल कर लिया जाए। लेकिन लगता नहीं है क्योंकि इजराइल का दबाव है, जूश लॉबी का, जॉनिस्ट लॉबी का लॉबी का बहुत ज़्यादा दबाव है। वो ये चाहते हैं कि ये डू और डाई वाला मामला है। नेतन्याहू पूरा जोर लगा रहा है कि ये अगर लम्हा गुजर गया तो फिर शायद अमेरिका को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकेंगे और ये फॉर ऑल टाइम टू कम अब जो इनका ईरान का प्रोग्राम है न्यूक्लियर का, इसको ख़त्म नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ममालिक में से किसी ने भी नहीं सुनी। उस्मान बड़ाई साहब, तमाम तर जो मामला है इस पर बड़ी गहरी नज़र आप रखते हैं, आपका ताल्लुक भी ज़ाहिर ऐसी सेक्टर से, ऐसी फील्ड से है। मैं जानना ये चाह रही हूँ अब आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो चाइना का रोल है वो क्या हो सकता है? इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें, जो ट्रंप का बयान था वो भी बड़ा मायने खेज था, जो वो कहते हैं कि ईरान की फ़िज़ाओं पे हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, हमें मालूम है कब कहाँ क्या और कौन कर रहा है। लेकिन ये भी उन्होंने माना कि इस वक्त ईरान के पास बड़े ज़बरदस्त हथियार हैं, फिर भी अमेरिका और इसराइल से कम है। डेफिनेटली इस वक्त हम देखते हैं अमेरिका को इसराइल की प्रॉक्सी बनने की जो है वो तैयारी कर रहा है और यही नेतन्याहू पिछले 40 साल से चाहते थे। जिस तरीके से इन्होंने, हमने देखा पहले इराक के सामने खड़ा कर दिया इसको अमेरिका को 2003 के अंदर, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था 9/11 के अंदर। तो इसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से घसीटा जाए अमेरिका को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट बड़े कनिंग आदमी हैं और जो उनकी फैन बेस है अमेरिका में वो भी उन्हें कह रही है कि ये स्ट्रेटेजिक गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये जंग के असरात जो हैं वो ना सिर्फ दूर तक फैलेंगे रीजन के अंदर, बल्कि 40 से 50 हज़ार जो ट्रूप्स डिप्लॉय हैं उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। और जो इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तकरीबन 18 के करीब वहाँ की मिलिट्री बेसिस हैं जिसमें से 10 परमानेंट हैं, उनके खिलाफ जो है महाज नया खड़ा हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं। 6 दिन गुजर चुके हैं और आज पिछले गुज़िश्ता 24 घंटे में 9 दफ़ा हमला किया और बड़ी कारी ज़रब लगाई है। ईरान की अगर हम बात करें, खैबर मिसाइल जो है उसको भी फायर किया और आज सुपरसोनिक अल-फतह मिसाइल जो है वो हमने देखा वहाँ पे गिरता हुआ और चीरता हुआ उनके आयरन डूम को वहाँ के ऊपर। तो इसलिए इजराइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन के अंदर जो है मुश्किल में आए हुए हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी सेंसिटिविटी जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा होगी हुई। हम देखते हैं तकरीबन 150 घंटे से ज़्यादा हो गया कि वो बंकर के अंदर है और निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल मफलूज हो चुका है। और एक ऐसा मुल्क, तेल अवीव के 3 किलोमीटर पीछे समंदर शुरू हो जाता है और उन पे मुसलसल बम्बार्डमेंट हो रही है और ईरान ने एस्केलेशन जो है वो तेज कर दी है ताकि किसी भी तरीके से अमेरिका के शामिल होने से पहले इजराइल जो है उसको एक क्रिपलिंग ब्लो दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में नो डाउट ईरान की हवाले से अगर चाइना की बात करें, जिस तरह पहले हमारे फेलो पैनलिस्ट ने कहा है, चाइना उस तरीके से असर्ट करता नजर नहीं आता, जबकि चाइना के इतने इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट हैं रीजन के अंदर। उन्होंने 2021 में $400 बिलियन की डील की यहाँ के ऊपर, क्योंकि उनकी एनर्जी की सिक्योरिटी डिपेंडेंट है ईरान के ऊपर और BRI प्रोजेक्ट के हवाले से भी ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट मैयर लेने की जरूरत है उनको। रशिया दूसरे एंड के ऊपर मुश्किल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले से फ्रंट खोल रखा है, महाज खोल रखा है, जबकि आज से 8 साल पहले 2018 में उन्होंने सीरिया के अंदर S-300 ना सिर्फ मिसाइल भेजे थे बल्कि अपने वहाँ पे तैयारे डिप्लॉय कर दिए थे क्योंकि उनकी मिलिट्री बेस भी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक उस तरीके से तो नो डाउट कोई स्टेटमेंट क्रेमलिन की नहीं आई, लेकिन वो अभी डिप्लोमेटिक एफर्ट अपने तौर पे कर रहे हैं। लेकिन अभी 1 घंटे पहले राइटर्स क्लेम कर रहा है कि उनके नायब वजीर खारजा ने अमेरिका को वार्न किया है कि अब किसी सूरत में मिलिट्री असिस्टेंस ना दीजिएगा इजराइल को। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में चीजें ज्यादा मैच्योर होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप इतनी मिस कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे। वो अभी वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर है, क्योंकि ये जो तैयारों की बात हो रही है, इनके जो B-2 तैयारे हैं, ना सिर्फ वो तैयारे अमेरिका ने अपने पास रखे इसराइल को कभी नहीं दिए, और दूसरा उन्होंने वो जो 13,600 किलोमीटर का बम जिसके लिए बेताब हो रहा है इसराइल, वो तक उनको नहीं दिया। और अमेरिका के जो एसेट्स हैं स्टॉक पाइल में वो सिर्फ 20
کے قریب ہے وہ. صحیح ہے, اور بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں. جی جی میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آ جاؤں گی. حماد صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں. حماد صاحب, اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کس جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, تقریباً 6 دن سے زائد ہو چکا ہے, آج 7ویں رات ہو جائے گی, ایک بار پھر سے اٹیک شروع ہو جائیں گے. یہ آئرن ڈوم کہاں گیا جس نے اتنی تباہی مچا دی ہے ان کے میزائلوں نے کہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے. اور سیکنڈ تھنگ یہ جو بنکروں سے اب ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں نا, وہ بھی بڑی پینفل ہیں کہ اندر ہی اندر لوگ اب فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ وہ کب تک بنکروں میں چھپے رہیں گے. وہ اپنے گھروں میں نہیں ہیں, وہ اپنے پیاروں کے پاس نہیں ہے, جو جہاں تھا وہ وہیں پر ڈمپ ہو گیا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں سچویشن اسرائیل میں کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟ 13 جون سے ہم اس سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے انہوں نے آغاز کیا تھا اسرائیل نے, کافی میزائل داغے, کافی اسٹرائکس کی ایران کے اوپر. ایران کے پاس کوئی جواب, کوئی اور رستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اس کا جواب نہ دے. پہلے تو لگا تھا کہ شاید جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران نے بہت بخوبی جواب دیا ہے, بھرپور جواب دیا ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دن اور رات کا فرق ختم کر کے جواب دیا جا رہا ہے. صبح اور شام میزائل, سینکڑوں میزائل اسرائیل کی طرف پھینکے جا رہے ہیں. اس بحث میں اگر ہم نہ بھی جائیں کہ ان میں سے کتنے میزائل جو ہیں لینڈ کر رہے ہیں, کتنے میزائل انٹرسپٹ کیے جا رہے ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے, کتنا نقصان نہیں ہوا, کیونکہ اس کے بارے میں کانٹراڈکٹری رپورٹس آ رہی ہیں. ہم کوئی بات ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اسرائیل کو جو جواب ایران کی طرف سے ملا ہے, اس جواب کی اسرائیل کو توقع نہیں تھی. اس کی توقع سے بڑھ کر اس کو جواب ملا ہے. اس بات میں تو اب کوئی دو رائے نہیں رہ گئی. اس جواب کو اور اس حملے کو اگر ہم قانونی نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی اسرائیل نے کی ہے. یو این چارٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا. اسرائیل بھی یہ بات جانتا تھا, اس لیے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اس معاملے کو لے کر نہیں گیا, اس نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا. بہانہ جو اس سلسلے میں بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس ملٹری اٹامک بامز کی طرف وہ جا رہے ہیں, ان کا پروگرام بہت میچور ہو گیا, اس لیے ایک امینے تھریٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پری ایمپٹیو سیلف ڈیفense کرنا چاہیے. صحیح. اچھا حماد صاحب, میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, میرے مائنڈ میں ایک سوال یہاں پہ اس لیے بھی آ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ قانون پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. امریکن آئین جو بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی صدر جو ان کی قانونی ساز اتھارٹی ہے, یعنی کہ کانگریس کی اگر ہم بات کر لیں, تو اس کی مرضی کے بغیر کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا. اور ہم نے دیکھا ہے جو کانگریس مین ہیں ان کی جانب سے تو دھڑا دھڑ ٹویٹس ہو رہے ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں نا کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ امریکہ اس جنگ کا حصہ بنے. تو پھر آگے کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ پھر نہیں لگتا کہ امریکہ اس میں کود سکتا ہے؟ قانونی طور پر تو یہی بات ہے کہ پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو کوئی بھی جنگ کا آغاز نہیں کیا جا سکتا. کانگریس کے پاس جانا پڑے گا, اور کانگریس اس کے خلاف اس وقت آواز اٹھا رہی ہے. برنی سینڈرز اس کے بارے میں کافی ووکل ہو چکے ہیں. نہ صرف امریکی آئین کے بارے میں, جیسا میں عرض کر رہا تھا, انٹرنیشنل لا کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں کوئی درست سامنے نہیں آتی. جو پری ایمپٹیو سیلف ڈیفenس کی بات کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں بھی انٹرنیشنل لا بڑی کنزرویٹو ویو لیتا ہے. اور اس جو بہانہ بتایا جا رہا ہے ایٹامک بامز کا, اس بہانے کے پیچھے چھپ کر جس طریقے سے ڈسپروپورشنیٹ ایکشن لیے گئے ہیں, جس طریقے سے یونیورسٹیز کو نشانہ بنایا گیا ہے, سول انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے, آبادی کو خطرے میں ڈالا گیا ہے نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کر کے, وہ ایک ایکٹ آف ایگریشن کے طور پر آتے ہیں. اور اسرائیل کے بارے میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کی ایک بہت لمبی ہسٹری رہی ہے, جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ 33 سال سے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ان کا اٹامک پروگرام ان کے لیے خطرہ بن چکا ہے. ہمیں کسی بھی چیز کا جب قانونی جائزہ لیتے ہیں تو اس کی کمپلیٹ پکچر دیکھنی پڑتی ہے, کمپلیٹ کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بیان دیا جا رہا ہے کیا ہسٹری اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے یا نہیں. آپ کی جو 33 سال کی ٹائم لائن ہے, اگر میں اسی کے اوپر بات کروں تو 1992 سے نیتن یاہو اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کم و بیش کے اندر ایران جو ہے اٹامک ہتھیار بنا لے گا. پھر یہی بات انہوں نے 95 میں اپنی کتاب میں بھی دہرائی. 96 میں انہوں نے امریکی کانگریس میں جا کے عراق کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں کہیں کہ وہاں پر بھی ہتھیار بنائے جائیں گے. اس کا بھی ہمیں بعد میں پتا چل گیا کہ وہ بات بھی حقیقت سے کتنی دور تھی. 2010 میں انہوں نے دوبارہ کہا کہ ایران نے ویپنائزیشن مکمل کر لی ہے. 2012 میں دوبارہ کہا کہ چند مہینوں کے اندر کر لی جائے گی. 2015 میں جب معاہدہ ہو گیا ایران نے, اور ایران نے کہہ دیا کہ ہم ویپنائزیشن کی طرف نہیں جا رہے, تو اس کا خیر مقدم نہیں کیا گیا, بلکہ ایسا ماحول کریٹ کیا گیا کہ آنے والی ایڈمنسٹریشن اس معاہدے سے ودرا کر گئی. اب آپ دیکھیے, اس ساری چیزوں کو دیکھیے کہ ایک شخص 1992 سے کہہ رہا ہے کہ 3 سال کے اندر ویپنائزیشن مکمل کر لی جائے گی. آج 33 سال ہو گئے, ہمارے پاس کوئی ایسی مصدق خبر نہیں ہے, کوئی اٹیسٹڈ خبر نہیں ہے, کوئی ویریفائڈ سورس نہیں ہے جو یہاں سے پتا چل سکے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں سچ. تو کوئی شخص اگر 30 سال سے یہ شور مچا رہا ہے کہ شیر آیا, اب آخر ایک دن اگر شیر آ بھی جائے تو اس کی بات پہ یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ایک میک بلیو تھریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو
तो वो क्लियरली इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता चलूं अगर आपके पास टाइम हो। सेल्फ डिफेंस के बारे में कैरोलाइन डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताती है कि सेल्फ डिफेंस सिर्फ 3 सूरतों में किया जा सकता है, जब खतरा एमिनेंट हो, ओवरवेलमिंग हो और आपके पास कोई और दूसरा रास्ता ना हो। हम आखिरी 2 टेस्ट की तरफ नहीं जाते, सिर्फ पहले टेस्ट को देख लेते हैं कि क्या खतरा एमिनेंट था, क्या खतरा फौरी इस वक्त इसराइल को लायक है। तो इसके बारे में जिस रिपोर्ट को बनाया जा रहा है, सबूत के तौर पे सामने लाया जा रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर इमिनेंट थ्रेट का कोई लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया गया। सही। दूसरी बात, जो इनकी अपनी इंटेलिजेंस की हेड है वो भी कह रही हैं कि ईरान इस सिलसिले में काम नहीं कर रहा, ऐसा कोई हथियार नहीं बना रहा। और तीसरी बात कि जो हथियार अभी बनाया ही नहीं गया वो कैसे इमिनेंट थ्रेट के अंदर आ सकता है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसराइल को हम देखते हैं, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। उसने 1967 में इजिप्ट पे भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी, 86, 81 के अंदर इराक के अंदर भी की थी, अभी भी हिजबुल्लाह के बारे में करता रहता है, हमास पे करता रहता है। और बिल्कुल जी हमाद साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और यकीनी तौर पे ये सारे वो मामलात हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही सारी दुनिया इस वक्त आवाज़ भी उठा रही है कि भाई ऐसी भी क्या परेशानी थी जो मामलात यहाँ तक बढ़ गए हैं। प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारा साथ ही मौजूद है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तमाम तर मामले पर फिर से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन व्हाइट हाउस की राहदारियों में एक अकेला पाकिस्तानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े अहम मामले पर गुफ्तगू हो रही है। ईरान के ताल्लुकात इस वक्त इसराइल के साथ कैसे चल रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हुई हैं। पैनल भी हमारे साथ ही मौजूद है। हमारे साथ मुर्तज़ा नकवी साहब मौजूद थे, ईरानियन जर्नलिस्ट, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर इस वक्त जंग का समा है तो इस वजह से कुछ सिग्नल्स के इशूज़ थे, हमें फ़िलहाल वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अफजल रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ईरानियन ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी के ब्यूरो चीफ, उनको वेलकम करेंगे। तो शाम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अफजल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन चल रही है, अब तक कितना लॉस वहाँ पर हो चुका है, जो वहाँ के अवाम है इस वक्त वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, जरा इसका अहाता कीजिएगा। फिर रिजीम चेंज के हवाले से भी मैं जरा आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे अपने प्रोग्राम के जरिए से बात करने का जो मौका मुझे मिला है। जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामेनी ने ईरानी आवाम की जो सेंटिमेंट्स की तर्जुमानी करते हुए उन्होंने एक बार फिर न सिर्फ जारे दुश्मन इजराइल को बल्कि इस दफा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी एक टीट फॉर टैट जिसे मैसेज या वार्निंग उन्होंने दे दिया है और उनको ये वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान ना पहले न अब भी न फ्यूचर में सरेंडर करने के लिए नहीं बल्कि अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपने अवाम की सलामती के दफा के लिए आखिर तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। सही। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ईरानी सरजमीन पर हमले करने के लिए जो इजरायली जो महफूजा इलाकों से जो इजरायली एयरबेसेस इस्तेमाल किए जाते थे वो यकी बद दिगरी पासदारान इंकलाब की जो मिसाइल हमले हैं उनसे टारगेट किया जा रहा है। डेफिनेटली गुज़श्ता दिनों से कैजुअलिटीज स्पेशली सिविलियन कैजुअलिटीज में इजाफा भी हुआ है। आज सुबह और दोपहर के वक्त ईरान के टाइम तेहरान के कुछ इलाकों को भी दुश्मन ने निशाना बनाया, लेकिन साथ साथ ही मैं ये जरूर अर्ज करूँ कि ये ईरान के लिए, ईरानी आवाम के लिए कोई गैर मामूली या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं है। ईरानी कौम इससे पहले भी ऐसे कई बड़े बहरान से भी बड़े आसानी का मतलब कि मुश्किलात तो सहे हैं लेकिन बड़ी बहादुरी और इस्तिकामत से ये अबूर किए हैं और अब भी करेंगे इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। अफजल रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और इस स्टोरी पर, इस मामले पर भी इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि व्हाइट हाउस की राहदारियों में अकेले पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जा रही है और अमरीकी सदर से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान की 77 साल तारीख को अगर देखा जाए तो जनरल मुशर्रफ के बाद ये एजाज़ पहली बार किसी आर्मी चीफ को मिल रहा है, इसलिए सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की ये मुलाकात बड़ी अहम बताई जा रही है, एक तारीख रकम करने जा रही है जिसकी जो टाइमिंग्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट करार दी जा रही हैं क्योंकि पाक भारत ताल्लुकात
تعلقات ہیں, کشمیر پر ثالثی کا وعدہ ہے اور خطے کی بدلتی صورتحال ہے, فوجی وقار ہے اور سفارتی فہم کے لیے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ٹرمپ سے کن امور پر بات کر سکتے ہیں, کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے کیا اثرات آنے والے دنوں میں ہمارے فیوچر پر مرتب ہو سکتے ہیں. بات کرنے کے لیے احتشام الحق ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. احتشام صاحب, یقینی طور پہ اس کی ٹائمنگز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس کی کیلکولیشن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ ملاقات ہونے جا ہی رہی ہے کہ اس سے پہلے مودی کا رابطہ ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ سے اور وہ ثالثی کے کردار کو امریکہ کے بالکل ہی اکثر مسترد کر دیتا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ دورہ ہے اور کیا اثر انداز ہو سکتا ہے اس کے بعد پورے اوور آل سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں معروف, بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب میرا خیال ہے مودی سے شروع کر دیتے ہیں. G7 کی سمٹ کے آپ نے دیکھا کہ وقت سے پہلے جس انداز سے پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے, یہ مودی کے ساتھ ایک آفیشیل شیڈول میٹنگ تھی جس کو انہوں نے آپ سمجھنے کہ دھتکارا اور وہ واپس آ گئے. اس کے بعد پھر ہندوستان رویا اور آپ نے دیکھا کہ وکرم صاحب جو سیکٹری ہیں, فارن سیکٹری ہیں, انہوں نے بیان جس انداز سے دیا ہے کہ جی تھوڑی سی بات ہو گئی ہے اور ہم نے اپنے معاملات ان سے ڈسکس کیے ہیں. تو بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ جس طرح ریجن کی صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے, پولیٹیکل ڈائنامکس تبدیل ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے پاکستان کا رول بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے. ایک تو وہ ٹریڈ ڈیل نہیں لے سکے اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی اس وقت اہمیت دیکھیں, یہ بات ماننی پڑے گی معروف کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ذکر کر رہی ہیں, مشرف صاحب کو بلایا گیا تھا اور ضیاء الحق پہ بلایا گیا تھا اور وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور پریزیڈنٹ کا پروٹوکول ان کو دیا گیا تھا. ابھی دیکھ لیں, اس سے پہلے آرمی چیف پاکستان کے جنرل رحیم ہوں, جنرل کیانی ہوں اور اسی طرح سے جنرل باجوہ ہوں, وہ جب بھی گئے ہیں ان کو آپ نے دیکھا کہ میکسیمم ان کی کیا ہوتی تھی کہ وہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے تھے, پینٹاگون CIA کے چیف سے اپنا سینٹ کام کے چیف سے ملاقات ہوتی تھی اور میکسیمم وہ جو ہے نا سیکٹری آف ڈیفنس ان سے ملاقات ہوتی تھی. یہ امریکہ کی 250 سی تاریخ میں یہ پروٹوکول معروف میں آپ کو بتاؤں توڑا گیا ہے اور یہ آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کو, جنرل عاصم کو, یہ آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ کا پروٹوکول دیا گیا ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اور ان کو وہاں پہ بلانا, آفیشیل میٹنگ کرنا جو رات کو ہمارے وقت کے حساب سے رات کو 10 بجے ہوگی, کھانے پہ بلانا, تو یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کی 2-3 وجوہات میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا گریٹر رول بننے جا رہا ہے. ہندوستان کی کوشش تھی کہ جس طریقے سے اپنا یہ انڈین سب کانٹیننٹ میں اور یہ ہمارا ایک رول ہے, ہمیں تھانے داری دی گئی ہے, انہوں نے دی ہوئی تھی انڈین اوشن میں. اب وہ کہہ رہے ہیں بحر عرب میں پاکستان کا رول ہوگا. یہ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے نا, اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان آگے آئے اور ان کو آفیشیل دعوت دی گئی اور بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایسا ہی نہیں ہو گیا. معروف یہ جو سینٹ کام کے چیف ہیں مائیکل کوریلا, انہوں نے چند دن پہلے جو کانگریس کی آرم سروسز کمیٹی تھی اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان اٹ سیلف از اے بگ وکٹم آف ٹیررزم. انہوں نے 2023 کا کوٹ کیا فگر کہ جس میں 700 پاکستانی جو ہے نا ان کو شہید کیا گیا, 14,000 سے لوگوں کو جو اس وقت زخمی ہیں, ابھی تک وہ زخمی ہیں. تو اس کمیٹی کی سفارشات اور سینٹ کام کا چیف, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان آفیشلی ان اناؤنس جو ہے نا سینٹ کام کا چیف امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے. اس نے جو رپورٹ دی اس نے کہا جی کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہم بڑا غلط کر رہے ہیں, ہم ٹوٹلی چائنا کے پاکستان کو اس بلاک میں دھکیل رہے ہیں, تو لہٰذا اس کو روکا جائے. اور پاکستان کی اہمیت 2 بڑی وجوہات, ایک تو آپ نے دیکھا جو جنگ ہم نے جیتی, اور اس وقت جو مڈل ایسٹ میں صورتحال ہے اس کے کانٹیکٹ میں پاکستان کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا. اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ آرمی چیف نے جس کمال طریقے سے آپ نے دیکھا 4 دن کی جنگ جیت کے دکھایا, ساری دنیا مان گئی ان کو. اس کے بعد ان کا رول, تو ان کو لگا کہ بھئی جنرل عاصم جو ہے نا ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, وہی معاملات کو آگے دیکھیں گے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, جو کشمیر پر ثالثی کا وعدہ کیا گیا تھا, ڈو یو تھنک سو کہ یہ اب پورا ہونے جا رہا ہے, اس معاملے پر کچھ آگے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک جانب اگر ہم اپنے حریف کو دیکھیں تو وہ تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اب ہر درمی ان کی ہے, وہ اپنی اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں جی. کسی صورت میں انہوں نے تو کہہ دیا ہم کسی ثالثی کو قبول نہیں کریں گے. صدر ٹرمپ کی طرف سے جس شدت سے اس بات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ایفرٹ کرتا ہوں اس کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا, کوئی اکنالج نہیں کرتا, وہ مودی کی طرف اشارہ تھا. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے, میں 13ویں دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ بند کروائی. 2016 میں جب میں آیا تھا سربیا اور کوسوو کی جنگ بند کرائی تھی, ٹھیک ہے, وعدے انہوں نے کیے تھے کہ یوکرین کی جنگ بھی بند کروائیں گے. اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ فار ایور وار سے انہوں نے نکلنا تھا, کہا تھا کہ میں جنگوں میں نہیں جاؤں گا, لیکن پھر وہ جا رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو جنرل عاصم وزٹ, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے.
वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका को इस वक्त बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि अर्थ मिनरल जो है ना वो चाइना ने रोक दिए हैं ट्रेड वॉर की वजह से। सारा असला अमरीकी जो है ना उन पर इस्तेमाल होता है, जितने आपकी जो हाई टेक इंजीनियरिंग है उसमें ये इस्तेमाल होते हैं अर्थ मिनरल, तो वो नहीं मिल रहे। वो जो बात की थी उन्होंने यूक्रेन के साथ, तो $500 बिलियन के रिजर्व लगते हैं। पाकिस्तान में प्रूवन रिजर्व्स कॉपर में कहा जा रहा है मारूफ वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा के हैं। वो पाकिस्तान के साथ डील करके जल्दी से जल्दी लोगों को भेजना चाहते हैं ताकि ये मिले, और जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है $3 ट्रिलियन की सालाना जो एक्सपोर्ट होती है वो हिट हो रही है चाइना के साथ ट्रेड की वजह से। एक तरफ यह कि चाइना के ब्लॉक में जाने से रोकना, दूसरा पाकिस्तान को बेहतर ट्रेड ऑप्शन ऑफर करना, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है टैरिफ पे जो हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जी बहुत अच्छा हमें टैरिफ ऑफर किया जाएगा, उसमें हमारी विन विन सिचुएशन होगी। तो इस सारे मामले को देखते हुए एक बात कही जा सकती है कि अब रीजन की सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और पाकिस्तान का जिसको कहते हैं रोल इंतहाई बढ़ चुका है रीजन में भी और बियॉन्ड रीजन भी, तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर का विजिट जो फील्ड मार्शल हैं जिस तरीके से अपना नुक्ता पेश किया, अब तक कहा जा रहा है कि उनकी जो मीटिंग हो चुकी है डीप स्टेट से मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद उनकी मार्को रूबियो से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात होनी है, हेक्सेट जो डिफेंस सेक्रेटरी उनसे मुलाकात होनी है, पेंटागन के ऑफिसर से मुलाकातें हो चुकी हैं। जितना प्रोटोकॉल उनको दिया गया, जितनी तरजीहात की बुनियाद पे उनको पाकिस्तान के सामने रखा गया, मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड है। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत अच्छा है और एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है जी। पूरी दुनिया इसको देख भी रही है और सराह भी रही है, क्योंकि बुनियानो मरसूस के बाद जो वक़ार पाकिस्तान का बुलंद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने जो अपना मोराल है वो तो ऊपर किया ही किया है, लेकिन पाकिस्तान की जो साख एकदम खो चुकी थी वो वापस दिलाने में बड़ा अहम किरदार है फील्ड मार्शल का, और यही हम देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। प्रोग्राम अब रोज़ाना की बदलती सूरत हाल है, ऐसे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात रात 10 बजे अब देखना ये होगा कि सिचुएशन किस करवट बैठती है, कौन सी बड़ी खबरें अमेरिका से निकल कर सामने आती हैं और क्या कुछ होने जा रहा है। इसके साथ साथ इसराइल और ईरान का मामला आज रात को क्या रुख इख्तियार करता है, इस पर इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करेंगे। फिल वक्त प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।